नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अपनों पर ही फोड़ा हार का ठीकरा, कांग्रेस के दो पूर्व मंत्री बोले भूपेंद्र हुड्डा और गुलाम नबी को किया जाए पार्टी से बाहर। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। रोहतक में कांग्रेस के दो पूर्व मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता करके G23 में शामिल नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। आज तक के इतिहास में इससे खराब परिणाम किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिले। जहाँ पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इन नेताओं ने 30-40 साल तक कांग्रेस सत्ता के समय लाभ लिया, लेकिन इन्होंने मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को कमजोर किया है। G23 के सरदार गुलाम नबी आजाद हैं, जिनके घर के बाहर दोनों नेता उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दोनों पूर्व मंत्री इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया है। अशोक तंवर से लेकर कुमारी शैलजा को संगठन के चुनाव तक नहीं करवाने दिए। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हार की जिम्मेदार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ली और हार को स्वीकार भी किया, लेकिन जो लोग G23 सम्मेलन में शामिल थे, उन लोगों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बदनाम करने का काम किया है। खासकर गुलाम नबी आजाद, जो G23 का नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वहीं पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा भी अपनी पार्टी के नेताओं पर जमकर बरसे और उन्होंने हार का सारा ठीकरा G23 में शामिल नेताओं पर छोड़ दिया। उन्होंने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए और कहा कि इन नेताओं की वजह से कांग्रेस में भीतरी घात हुआ है। यह नेता भाजपा के साथ मिले हुए हैं। उन्हें मांग की है कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द हाईकमान कांग्रेस पार्टी से बाहर करें। नए सत्र में 134A के तहत विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देंगे प्राइवेट स्कूल, इस कारण लिया बड़ा फैसला। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक कैथल स्थित MDN ग्लोबल स्कूल में हुई। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष NR गुप्ता ने की। बैठक में वर्तमान समय में चल रहे अहम मुद्दों को लेकर स्कूल संचालकों ने चर्चा की। मुख्य रूप से अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को यह विश्वास दिलाया गया कि एसोसिएशन इन स्कूलों को अगले सत्र में बंद नहीं होने देगी। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि सरकार ने 134A की राशि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए देनी चाहिए। अगले सत्र से प्राइवेट स्कूल ऐसे बच्चों को दाखिला नहीं देंगे जब तक यूनियन एकजुट है। सरकार को उनकी मांगों को हर सूरत में मानना पड़ेगा। सरकार ऑनलाइन फीस का एजेंडा लाकर विशेष तौर पर गांव के स्कूलों को बंद करना चाहती है। सरकार ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को सहयोग करने की बजाय अनेक परेशानियों में डाला है। सरकार ने 134A की सभी वर्षों की प्रतिपूर्ति राशि जल्द खातों में डालनी चाहिए ताकि स्कूलों को वित्तीय राहत मिल सके। अगर सरकार ने सरकारी स्कूलों में बिना SLC के बच्चों को दाखिला कराया तो यूनियन सरकार पर न्यायालय अवमानना को लेकर न्याय की शरण लेगी। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार जेल में सिखाएंगे कैदियों को कुश्ती, निभाएंगे ये रोल। सागर हत्याकांड मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुशील कुमार ने अब नई जिम्मेदारी ली है। अब वह तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को कुश्ती और शारीरिक फिटनेस की ट्रेनिंग देते नजर आने वाले हैं। इस बड़े कदम के लिए सुशील को जेल प्रशासन की ओर से इजाजत भी दे दी गई है। DG ने कहा है कि हमने सुशील को कैदियों को फिटनेस और कुश्ती की ट्रेनिंग देने की हरी झंडी दिखा दी है। जो कैदी कुश्ती सीखना चाहते हैं वह सुशील से सीख सकते हैं। खबरों की माने तो अभी 6 से 7 कैदी ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार से कोचिंग सीख रहे हैं। जेल में बंद कैदियों को फिटनेस को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रोजगार के खुलेंगे द्वार, कौशल वृद्धि केंद्र का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द में नवनिर्मित कौशल वृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। यह कौशल वृद्धि केंद्र होंडा इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से करीब 30 लाख रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2019 में होंडा इंडिया फाउंडेशन की स्थापना के बाद देश भर में इस तरह के 48 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि हरियाणा में यह कौशल वृद्धि केंद्र पहला केंद्र बना है। फाउंडेशन द्वारा निर्मित इस केंद्र में विद्यार्थी नई तकनीकी सर्जन, ऑटोमोबाइल एवं दुपहिया वाहनों के बारे में सीखने, समझने तथा अनुभव करने का अवसर प्राप्त करेंगे। केंद्र में होंडा का BS6 मोटरसाइकिल रिपेयरिंग एवं ठीक करने वाले युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह केंद्र ग्रामीण स्तर पर पहला केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में उचाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया द्वारा चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी करवाई जाएगी। हरियाणा में बिजली निगम ने किसानों को दी राहत, ट्यूबवेल कनेक्शन का एक और मौका। सरकार की विशेष योजना के तहत साल 2014 से 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन लेने से वंचित रहे किसानों को बिजली निगम ने दोबारा एक और मौका दिया है। निगम के निदेशालय ने पत्र जारी कर किसानों की तरफ से सिक्योरिटी राशि जमा करवाने के बाद कनेक्शन ले सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2018 में प्रदेश के कई क्षेत्रों के पानी की कमी के चलते डार्क जोन में आने के कारण कनेक्शन देने बंद कर दिए थे। अब निगम ने उस समय आवेदन करने वाले किसानों को फिर से सिक्योरिटी की राशि जमा करवाने की स्थिति में कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। निगम ने यह निर्णय
निर्णय एक जिले के किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के किसानों के लिए लिया है। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए निगम के अधिकारियों की तरफ से नोटिस भेजकर जानकारी दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि किसानों की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने की स्थिति में समय समय पर प्रदर्शन भी किया जाता है, परंतु अब उनकी समस्या जल्द दूर होने वाली है। उन्हें निगम की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जिन्होंने 1 जनवरी 2014 से लेकर दिसंबर 2018 तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, परंतु उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाया था। उन्हीं किसानों से अब निगम ने दोबारा से आवेदन मांगे हैं। सिक्योरिटी फीस जमा होने के बाद उन्हें कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरियाणा में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मियों की मुफ्त बस यात्रा पर लगी रोक। हरियाणा परिवहन विभाग ने रोडवेज के हजारों सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ा झटका दिया है। विभाग ने इन मुफ्त बस यात्रा पर रोक लगा दी है। इस बार सेवानिवृत्त कर्मियों को दिए गए पास पर नॉट फॉर फ्री ट्रेवलिंग लिखा हुआ है, जिसका रोडवेज के कर्मचारी संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पुरानी सुविधा को बहाल करने की मांग की है। सरकार ने लगभग 43 श्रेणियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क व रियायती दर पर यात्रा करने की सुविधा दे रखी है। इसमें रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल थे, लेकिन ताजा आदेश के अनुसार अब इन्हें बाहर कर दिया गया है। डिपो महाप्रबंधकों की ओर से जारी किए गए पास में मुफ्त यात्रा सुविधा खत्म कर दी गई है। रोडवेज में 35 से 40 साल तक सेवा देकर सेवानिवृत्त के बाद मुफ्त यात्रा की सुविधा कर्मियों से छीनना सही निर्णय नहीं है। इस फैसले को रोडवेज कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनियन की मांग है कि मुफ्त यात्रा की सुविधा समाप्त करनी है तो सभी 43 श्रेणियों की करें। रेलवे की बड़ी राहत, अब सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की लगेगी सामान्य टिकट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे के इस कदम से हजारों लोगों को राहत मिली है। अब यात्री दिल्ली रोहतक रूट पर चलने वाली सुपरफास्ट व एक्सप्रेस गाड़ियों में सामान्य टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस कदम से रोहतक और बहादुरगढ़ के हजारों लोगों को राहत मिली है। इस फैसले पर यात्रियों ने खुशी जताई है। जैसे तैसे रेलगाड़ियां ट्रैक पर तो लौट गई थी, लेकिन सुबह के वक्त दिल्ली से रोहतक के लिए सवारी गाड़ी पर्याप्त नहीं थी। सुबह से दोपहर तक 6 घंटे के अंतराल में एक गाड़ी चल रही थी। बहादुरगढ़ के सैकड़ों लोग रोहतक जाते हैं। एक्सप्रेस गाड़ियों में जनरल टिकट मान्य नहीं थी, इसलिए यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अवध आसाम, दैनिक सुपरफास्ट, बीकानेर हरिद्वार, कालिंदी एक्सप्रेस नांदेड़ 12,486, गोरखधाम एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिला व सुपरफास्ट व एक्सप्रेस आदि रेलगाड़ियों में यात्री सामान्य टिकट पर यात्रा कर पाएंगे। शुक्रवार को यह सुविधा जारी कर दी गई है। ये सभी गाड़ियां सुबह के वक्त दिल्ली से रोहतक की तरफ जाती है। निश्चिंत ही रेलवे के इस कदम से यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। अब दूध में मिलावट करना पड़ेगा महंगा, फरीदाबाद सहित हरियाणा के सभी जिलों में बनने जा रही है लैब। हरियाणा में धड़ल्ले से मिलावटी दूध, पनीर और खोया बिक रहा है। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध, पनीर और खोया धड़ल्ले से बिकता है। सरकारी स्तर पर जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से जब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है तब तक सारे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री हो चुकी होती है। अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के सभी जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जाँच के लिए लैब बनाई जाएगी, जिससे मिलावटखोरों से आसानी से निपटा जा सकेगा। प्रदेश सरकार अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए लैब स्थापित करेगी। सभी जिलों में लैब स्थापित होने से मिलावट या नकली दूध, खोया, पनीर के मामलों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। अब तक नहीं मिले हैं मंडियों में 21 मार्च से फसल खरीद के आदेश। एमएसपी से अधिक रेट में बिक रही है सरसों। बेशक से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा बजट के दौरान रबी फसलों की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद 28 मार्च के बजाय 21 मार्च करने की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक मार्केट कमेटी कार्यालयों में इस आदेश संबंधित लिखित में कोई आदेश नहीं पहुंचा है। इस कारण मंडी अधिकारी अभी तक 28 मार्च को ही लक्ष्य बनाकर तैयारियां कर रहे हैं। रबी फसल की खरीद महेंद्रगढ़ जिले की सभी 6 मंडियों में की जाएगी। इनमें नारनौल मंडी के अलावा महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी व सतनाली मंडियां शामिल हैं। इन सभी मंडियों में सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए जिले में 2 एजेंसियों हैफेड एवं वेयर हाउस द्वारा सरसों, गेहूं एवं चना आदि की खरीद की जाएगी। सरसों एवं गेहूं जहां सभी मंडियों में खरीदा जाएगा, तो वहीं समर्थन मूल्य पर चना सतनाली, नांगल चौधरी व नारनौल में खरीदा जाएगा। सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पहले से जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सरसों 5,050 रूपए, गेहूं 2,015 रूपए, चना 5,230 रूपए तथा जौ 1,635 रूपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। बड़ी खबर, जल्द खत्म हो सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, बनी सहमति। हरियाणा में पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर्स का आंदोलन जल्द समाप्त हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच इस बात की सहमति बन गई है। सरकार ने बर्खास्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में केस टू केस विचार करके फिर से बहाल करने और उनका रुका हुआ वेतन 100 रूपए की कटौती के साथ जारी करने की सहमति दे दी है। वहीं अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी चाहते थे
थे कि ये आंदोलन जल्द समाप्त हो और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम पर लौटे। उन्होंने पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को मान लिया था। आपको बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को न केवल अन्य राज्यों से अधिक मानदेय दिया जाता है, बल्कि उन्हें पदोन्नति के साथ साथ सेवानिवृत्ति के समय भी एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने बीते 7 वर्ष की अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के हित में कई ठोस कदम भी उठाए हैं। गत दिसंबर महीने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 850 रूपए तथा सहायकों के मानदेय में 736 रूपए की वृद्धि की गई थी। साल 2014 में कांग्रेस सरकार के समय आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 7,500 रूपए मासिक था, जो बढ़ाकर 12,661 रूपए है। इसी तरह हेल्पर्स का मानदेय भी साल 2014 में 3,500 रूपए मासिक था, जो बढ़ाकर 6,781 रूपए कर दिया है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति पर 30,000 रूपए एक्स ग्रोशिया मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रूपए तथा हेल्परों का 50,000 रूपए कर दिया गया है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय का बड़ा फैसला, राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों में टेस्ट देकर होगी शिक्षकों की भर्ती। राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सामान्य राजकीय स्कूलों से मॉडल संस्कृति स्कूलों में भर्ती होने के लिए शिक्षकों को टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन स्कूलों में प्रिंसिपल व शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट पास करने के बाद साक्षात्कार लिए जाएंगे और स्क्रीनिंग से इन पदों को भरा जाएगा। प्रदेश में कई पीजीटी शिक्षकों ने आवेदन किया हुआ है। इनकी भर्ती को लेकर मुख्यालय से प्रक्रिया शुरू हो गई है। जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में प्रिंसिपल और शिक्षकों के पद रिक्त हैं। चूंकि इन स्कूलों में एडमिशन भी हो चुके हैं, इन स्कूलों को निजी स्कूलों से मुकाबले के लिए तैयार किया जाना है। इसके लिए निदेशालय स्तर से प्लानिंग बनाई गई है। इन स्कूलों में प्रिंसिपल व पीजीटी की भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर 6 अप्रैल से टेस्ट शुरू किए जाने हैं। जिस प्रकार से शेड्यूल बताया गया है, उस लिहाज से लगता है कि मॉडल संस्कृति स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में अभी समय और लगेगा। अभी 6 अप्रैल की प्रक्रिया शुरू होनी है। 13 जनवरी 2023 तक टेस्ट होंगे। इनके अभाव में इन स्कूलों में अभी हिंदी मीडियम के शिक्षक की पढ़ाई करवा रहे हैं। ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। स्कूलों में शिक्षक रखने को लेकर होने वाले टेस्ट नॉन सेंटर बेस्ड होंगे। इसमें 2 तरह के टेस्ट शिक्षकों को देने होंगे। इसमें पहला एमसीक्यू फेस्ट का समय 6 अप्रैल को दोपहर 2 से 3:30 बजे होगा। दूसरे टेस्ट में वर्बल वीडियो को शामिल किया गया है। इसका टेस्ट 13 अप्रैल को शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लिया जाना है। अभय चौटाला का गठबंधन सरकार पर वार, कहा जल्द होगा सफाया। इनेलो नेता अभय चौटाला ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो गठबंधन सरकार और कांग्रेस पर निशाना साध सकें। ऐसा एक बार फिर देखा गया जब वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अथीन पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और गठबंधन सरकार को जमकर घेरा। साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ कार्यकर्ता मीटिंग लेने आए थे, लेकिन प्रदेश सरकार से जनता इतनी त्रस्त है कि यह कार्यकर्ता मीटिंग एक रैली बन गई, जिससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी और मजबूत होगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की जीत का कारण बनी है। जिन 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, वहां पर कोई भी दूसरा क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं था। अगर वहां कोई भी और क्षेत्रीय दल मजबूत होता तो वहां पंजाब की तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हार का सामना करना पड़ता। पंजाब की जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों का शासन देख लिया और दोनों के शासन में ही वह त्रस्त रही। अभय चौटाला ने कहा कि कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी को घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और उसकी सरकार को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन झूठे वादों को करके वह सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे, इन वादों को पूरा नहीं कर सके हैं। दुष्यंत चौटाला ने चुनावों से पहले बुजुर्गों को 5100 रूपए की पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन पेंशन देना तो दूर, उल्टे बुजुर्ग लोगों की पेंशन काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार आने पर बुजुर्ग पेंशन 10,000 रूपए की जाएगी और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 21,000 रूपए किया जाएगा। साथ ही गरीब घरों की गृहिणी को 1500 रूपए प्रति महीना रसोई खर्च चलाने के लिए सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का उद्घाटन, सीएम बोले दमदमा झील में भी वाटर स्पोर्ट्स और एयर स्पोर्ट्स शुरू होंगे, टूरिज्म हब में विकसित होगा क्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम जिला के गांव दमदमा में एडवेंचर पर्यटन केंद्र का शिलान्यास करने के साथ ही वहां पर 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोहना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बैलून में चढ़कर भी देखा। यह एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पर्यटन और एरो क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित समारोह के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि अरावली की गोद में बसे गांव दमदमा में शुरू किए जाने वाले इस एडवेंचर पर्यटन केंद्र में विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें कैंपिंग साइट, पैरोमीटर के लिए एयर स्ट्रिप, एरो स्पोर्ट्स गतिविधियां, कैफेटेरिया और अन्य गतिविधियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एडवेंचर व्यक्ति में जोखिम से लड़ने का साहस भरने के साथ ही व्यक्ति में चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। जो व्यक्ति के भीतर
चरित्र, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि दमदमा के इस एडवेंचर पर्यटन केंद्र को जोड़ने वाली भोंडसी तथा सोहना को जाने वाली दोनों सड़कों को चौड़ा व सुदृढ़ किया जाएगा ताकि पर्यटक यहाँ आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा दमदमा झील पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस झील की खुदाई करके इसमें वर्ष भर पानी रहे, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के नए राजनीतिक कदम पर सबकी नजर। उचाना रैली में क्या होगा, टिकी निगाहें। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बोल अब संतुलित हो गए हैं। वीरेंद्र सिंह मान रहे हैं कि भाजपा अभी भी कांग्रेस के सामने सबसे सशक्त राजनीतिक दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अभी विपक्ष के पास कोई बड़ा व प्रभावी नेता नहीं है। वीरेंद्र सिंह यह भी कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस से नाराज मतदाताओं के सामने अभी भी एक तीसरा मोर्चा बनाने का विकल्प है। किसान संगठनों के आंदोलन के दौरान भाजपा की लाइन से अलग किसानों के पक्ष में बोलते रहे वीरेंद्र सिंह। सामान्य बातचीत में जब इस तरह के बोल बोलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बारे में कयास लगाए जाने लगते हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से बचते रहे हैं। वीरेंद्र सिंह और उनके सांसद पुत्र के अंदर क्या चल रहा है यह तो वो ही जाने, मगर 25 मार्च को उचाना में होने वाली रैली को लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चर्चाएं शुरू हो गई है। वीरेंद्र सिंह उचाना के बाद फरीदाबाद में अपने समर्थकों से चर्चा कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी हिसार के बाद रविवार को उचाना हल्के में अपने समर्थकों से चर्चा करेंगे। इसमें दोनों सिर्फ 25 मार्च की रैली का न्योता दे रहे हैं। दिल्ली में मीडिया कर्मी यह भी सवाल कर रहे हैं कि 25 मार्च को क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उचाना जाएंगे। इस सवाल का वीरेंद्र सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, यह जरूर है कि 25 मार्च को उचाना की रैली से हरियाणा की राजनीति में नए समीकरण भी बन सकते हैं। वहीं राजनीति के जानकार यह भी मान रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाने के बाद वीरेंद्र सिंह के लिए भाजपा को छोड़ना आसान नहीं होगा। उनके सांसद पुत्र ब्रजेंद्र सिंह का अभी लंबा राजनीतिक कैरियर है। अजय चौटाला ने भाई अभय पर कसा तंज, बोले जहां जहां पग पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। अकालियों को जिताने गए थे मुंह की खाई। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पंजाब चुनाव को लेकर बिना नाम लिए भाई अभय चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पग पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। पंजाब चुनाव में अकाली दल पार्टी को जिताने के लिए सिरसा से कई लोग गए थे, लेकिन जो लोग दोगली भाषा बोलते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं और काम अलग अलग करते हैं, उनका यही असर होता है। अजय चौटाला ने शनिवार को बरनाला रोड आवास पर जन समस्याएं सुनी। यहाँ पर वह मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब राजाओं के राज नहीं रहे और लोगों के गढ़ भी खत्म हो चुके हैं। प्रजातंत्र में जो जनता के बीच रहेगा, उनकी सुनवाई करेगा और काम करेगा, वही कामयाब होगा। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब जीरो हो चुकी है और जो बचा है वह आने वाले समय में जीरो हो जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं हरियाणा पर आपके दावे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन अंतिम फैसला जनता का होता है। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।